हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने आपका चैप्टर 12 स्टार्ट किया था। 12 फ्रिक्शन। इस चैप्टर में कल हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। आज हमारा टॉपिक चलेगा फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल, कि फ्रिक्शन जो होता है वो एक आवश्यक बुराई होती है। लेकिन आवश्यक बुराई इसे क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम आज के क्लास में स्टडी करेंगे। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को आप दोबारा से याद कीजिए। इज़ इट ईज़र टू होल्ड अ कुल्लर, एर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर? दोनों में से किसको उठाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, कांच के गिलास को या फिर कुल्लड़ या जो मिट्टी का बना हुआ गिलास होता है उसको सबसे ज़्यादा उठाना आसान रहेगा? आपके लिए एक मिट्टी के द्वारा बने हुए ग्लास को उठाना सबसे अधिक आसान रहेगा। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। आप सपोज कीजिए कि आपकी जो ग्लास टम्बलर है उसकी आउटर सरफेस को आपने ग्रीसी किया हुआ है, यानी कि आपने उस पर कोई चिकना पदार्थ लगा दिया है। और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर आपने उसके ऊपर एक पतली लेयर लगा दी है कुकिंग ऑयल की। वुड इट बिकम ईजर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? अब आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्लास को आसानी से उठा पा रहे हैं और किसको उठाने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। वह ग्लास जिस पर ऑयल की हमने एक थिन लेयर पेंट की थी उसे उठाना सबसे ज़्यादा कठिन रहेगा। क्यों? क्योंकि वह फ्रिक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड अ ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? अब यह क्या संभव हो सकता है कि आप ग्लास को बिना किसी फ्रिक्शंस के उठा सकते हैं? रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ बैड मडी ट्रैक। आप इसको भी याद कीजिए कि जब भी पानी बारिश वगैरह होती है तो ज़मीन पर कीचड़ हो जाती है, और जब मिट्टी गीली होती है, कीचड़ होती है, तो उस पर चलना कितना ज़्यादा कठिन हो जाता है। बैड मिट्टी ट्रैक की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से गीला मिट्टी का जो रास्ता है उस पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। और वेट मार्बल फ्लोर, अगर मार्बल फ्लोर पर पानी फैला दिया जाए या उसे गीला कर दिया जाए तो उस पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? क्या आप यह सोच सकती हैं, इमेजिन कर सकती हैं कि अगर हमारे जो पैर हैं और अर्थ की सरफेस है उनके बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम उस पर चल पाएंगे? यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप किसी भी पेपर पर पेन और पेंसिल की मदद से तब तक नहीं लिख सकते जब तक उस पर कोई फ्रिक्शन ना हो। जैसे कि आप एक दो चीज़ ले लेती है, एक तो कागज़ ले लीजिए और एक आप किसी शीशा या फिर ग्लास को ले लीजिए। आप देखेंगे कि उस स्लाइड या फिर जो कांच है उस पर लिख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है। लेकिन पेपर पर फ्रिक्शन होने की वजह से आप पेंसिल या फिर पेन की मदद से उस पर आसानी से लिख सकते हैं। व्हेन योर टीचर इज़ राइट विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपके जो टीचर हैं चॉक की हेल्प की मदद से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, इट्स रफ सरफेस रफ्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स, तो उसकी जो रफ सरफेसेस होती है वो कुछ चॉक पार्टिकल्स को क्या करती है, इस रफ करती है, यानी कि घिसती है, विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, और वह ब्लैक बोर्ड पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक बोर्ड पर जाकर के चिपक जाते हैं और हम उस पर आसानी से लिख पाते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? क्या यह ऐसा संभव हो सकता था कि अगर चॉक और बोर्ड के बीच में बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना हो तो क्या वो उस पर लिख सकते थे? नहीं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, जैसे ही कोई पदार्थ या ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, तो वह कभी भी स्टॉप नहीं हो पाता अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road? अगर टायर्स व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स हैं और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो उसकी वजह से दे कुड नॉट बी स्टार्टेड, ना तो वो स्टार्ट हो पाएंगे, और अगर वो स्टार्ट मोशन में चल रहे हैं तो ना वो स्टॉप हो पाएंगे, और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन, ना वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द बॉल, आप किसी भी कील को दीवार में फिक्स नहीं कर सकते अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो। और नॉट, ना ही आप उसमें कोई नॉट या जो कहते हैं कि एक खूंटी होती है उसको भी आप नहीं टांग पाते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, कोई भी बिल्डिंग बिना विदाउट फ्रिक्शंस के नहीं बन पाती। ऑन द अदर हैंड, दूसरे सिरे पर हम देखते हैं फ्रिक्शन इज अ एबल, फ्रिक्शन जो होता है वो एक बुराई की तरह होती है। इट बियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़, ये क्या करती है कि उन सभी मटेरियल्स को घिस देती है, जैसे कि आपके स्क्रूज हैं, बॉल बियरिंग्स हैं, सोल, जूते के जो सॉल होते हैं वो सभी आपके फ्रिक्शन की मदद से क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन
वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ फूट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। आपने रेलवे स्टेशन की ओवर ब्रिज की जो सीढ़ियाँ हैं उनकी घिसी हुई या जर्जर स्थिति को आपने भी देखा होगा। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। विगोरसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप अपनी हथेलियों को कुछ मिनट के लिए तेजी से रगड़िए। डू यू फील, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे? आपको महसूस होगा कि हमारी जो हैंड है वो हीट उसमें उत्पन्न होने लगेगी। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस। जब भी आप किसी मैच स्टिक्स को उसकी रफ सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं यानी कि घिसती हैं, इट कैचेस फायर, तो वो क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम्स हॉट। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप किसी भी मिक्सचर के जार को चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। when it is run for a few minutes, जब आप इसे कुछ मिनट के लिए चलाते हैं तब। you can cite वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हिट। तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि फ्रिक्शंस के दौरान हीट प्रोड्यूस करती हैं। इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, जब भी कोई मशीन हमारी ऑपरेटेड होती है यानी कि चलती है, हीट जनरेट, तो वो हीट को क्या करती है? जनरेट करती है। कॉजेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम फ्रिक्शन को कम करने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो बच सके। इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हम कौन कौन से प्रोसेस में हमारी फ्रिक्शन इंक्रीज होती है और उनसे कैसे रिड्यूस कर सकती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, जैसा कि आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। फ्रिक्शन जो होता है वो कुछ सिचुएशन में तो हमारे लिए अच्छा होता है यानी कि वांछनीय होता है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रुप्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूते की जो सोल होती हैं उनमें ग्रुप्ड क्यों पाई जाती हैं? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। यह इसलिए पाई जाती हैं जिससे कि आपकी जो शूज हैं वो फ्लोर पर एक बहुत अच्छी ग्रिप यानी कि पकड़ बना सकें। सो दैट यू कैन मूव सेफली, जिस पर आप आसानी से सेफली मूवमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके जूते के सॉल घिस जाते हैं तो अगर वो चिकना हो जाता है तो आप फ्लोर पर या फर्श पर नहीं चल पाती हैं, क्योंकि इससे जो ग्रिप होती है फ्लोर पर वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और फ्रिक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप उस फर्श पर क्या करोगे? फिसल जाओगे। Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide a better grip with a ground। तो आपने जो ट्रेडेड टायर्स देखे हैं कार के, ट्रक के, बुलडोजर्स के, वो भी क्या करते हैं? ग्राउंड के प्रति एक बहुत अच्छी ग्रिप बनाने के में उनकी सहायता करते हैं। We deliberately increase friction by using brakes pads in the brake system of the vehicle and automobiles। हम क्या करते हैं कि हमारे जो वेहिकल और ऑटोमोबाइल्स होती हैं उन पर हम जानबूझ के फ्रिक्शंस को बढ़ाते हैं। किसकी वजह से? ब्रेक पैड्स को यूज़ करके। When you are riding a vehicle, जब आप किसी साइकिल पर राइडिंग कर रहे होते हैं यानी कि उसे चला रहे होते हैं, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। तो आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो पहियों को टच नहीं करते हैं। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये रिम के मोशन को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, और जिससे आपका जो पहिया होता है वो वहाँ पर मूवमेंट करना स्टॉप कर देता है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग। यू माइट हैव सीन दैट, आपने देखा होगा, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल, की जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को सॉइल से रफ करते हैं फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स, जिससे कि वो अपने विरोधी जो खिलाड़ी हैं उनको पकड़ने के लिए अच्छी पकड़ने के लिए अपने हाथों में फ्रिक्शंस को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। जिमनास्ट अप्लाई सम कॉर्ड सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स। आपने ये भी देखा होगा कि जो जिमनास्ट होती हैं वो भी अपने हाथों पर कुछ कॉर्ड सब्सटेंस यानी कि मोटा पदार्थ लगाती हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, जिससे कि वो फ्रिक्शंस को बढ़ा सकें और उनकी पकड़ अच्छी हो सके। इन सम सिचुएशंस, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, जिसमें फ्रिक्शन अच्छा नहीं होता है यानी कि अवांछनीय होता है, एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हमें उसको मिनिमाइज करने की आवश्यकता होती है। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, आप खेलते समय उस पर पाउडर भी स्प्रिंकल करते होंगे।
तो आप ऐसा क्यों करते हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑयल आर पॉर्ड ऑन द हिंज ऑफ अ डोर द डोर मूव स्मूथली। आपने देखा होगा कि जब हम डोर के हिंज पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की पोर्ट कर देते हैं तो वह डोर्स स्मूथली मूवमेंट करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कैरम बोर्ड पर पाउडर डालेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपका जो स्ट्राइकर होगा वो स्मूथली क्या करेगा? मूवमेंट करेगा और आप अच्छे तरीके से उस पर खेल पाएंगे। उसी तरीके से जो ऑयल्स होती हैं जो आपने डोर्स के हिंज में डाल देते हैं वो उन हिंज के बीच में जो फ्रिक्शन होते हैं उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे आपके जो गेट होते हैं वो स्मूथली मूवमेंट कर पाते हैं। अब रिसाइकल एंड अ मोटर मशीन यूजेस ग्रीसेस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। जब भी हम साइकिल या फिर कोई भी मोटर मशीन चला रहे होते हैं तो उनकी मशीन्स की जो मूविंग पार्ट्स होती हैं उनके बीच में हम ग्रीस लगाते हैं। इन ऑल एबव केसेस, इन सभी केसेस में वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हम अपने फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, जिससे कि हम उनकी एफिशिएंसी को क्या कर सकें? बढ़ा सकें, हम उन्हें लंबे समय तक चला सकें, इसलिए हम वहाँ पर फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, जब भी हम मशीन के किसी मूविंग पार्ट्स के बीच में ग्रेफाइट, ग्रीस या फिर ऑयल को यूज़ करते हैं, अ थिन लेयर इज फॉर्म देयर, तो वहाँ पर एक थिन लेयर बन जाती है। एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रफ, और मूविंग सरफेस जो होती हैं वो आपस में रफ नहीं करती हैं, यानी कि रगड़ती, उनमें रगड़ नहीं होती है अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग जो इरेगुलरिटीज हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मूवमेंट बिकम स्मूथ, मूवमेंट इस कंडीशन में हमारा कैसा हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, तो वे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इन सम मशीन, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं, इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल, जहाँ पर हम ऑयल को लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो हम क्या करते हैं? उन मशीन्स के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच में फ्रिक्शंस को कम करने के लिए एयर कुशंस का यूज़ करते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस ऑन यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट, अगर हम बहुत ज़्यादा संख्या में लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं और किसी सरफेस पर उसकी पॉलिश करते हैं तो क्या हम अपने फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं? पहले इसका आंसर दे रही है बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, फ्रिक्शन को आप कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस जो होती है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, उस पर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा होती ही हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, की पहिए जो होते हैं वो भी फ्रिक्शन को क्या करते हैं? कम करते हैं। वो किस तरीके से कम करते हैं उसे हम अपने आज के इसी टॉपिक में स्टडी करेंगे। यू मस्ट हैव सीन अटैच ऑन अदर पीसेस ऑफ लगेज इज फिटेड विद रोलर, आपने कभी देखा होगा कि जो सामान होते हैं, सामान की जो कुछ पीसेस होते हैं वो रोलर्स के साथ में अटैच्ड होती हैं। एवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, जिसके कारण एक बच्चा भी आसानी से इस लगेज के सामान को आसानी से खींच सकता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकली इन शेप, हम कुछ पेंसिल्स लेते हैं जो कि शेप में कैसे होनी चाहिए? सिलेंड्रिकल्स होनी चाहिए। प्लेन दैम पैरेलल टू ईच अदर, और उन्हें हम एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे। ऑन द टेबल प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, इसके ऊपर हम एक बुक को रख देंगे जो कि काफ़ी थिक है हमारी। नाउ पुश द बुक, अब हम बुक को क्या करेंगे? पुश करेंगे। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक्स मूव, आप देखेंगे कि जैसे ही बुक्स मूव करना स्टार्ट करती हैं हमारी पेंसिल क्या करना स्टार्ट करेंगे? रोलिंग करना स्टार्ट करेंगी। डू यू फील इट ईजर टू मूव द बुक इन द वे देन टू स्लाइड इट, क्या आपने यहाँ पर सोच सकते हैं कि किसी भी बुक को रोलिंग कराना स्लाइडिंग कराने से कई ज़्यादा गुना अच्छा हो सकता है या आसान हो सकता है? डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द बुक हैव बीन रिड्यूस्ड, क्या आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम बुक के मोशन के रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग रॉक्स अंडर इट, क्या आपने कभी भी बहुत ज़्यादा भारी मशीन्स को इसके नीचे किसी लकड़ी के लगे हुए जो गोलाकार पट्टे होते हैं उन पर चलते हुए देखा है? यस। जिससे ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे हम उसके फ्रिक्शन को क्या कर सकें? कम कर सकें। व्हेन वन बॉडी रॉल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, जब भी कोई एक बॉडी सर्फेसेस या फिर कोई भी सामान होता है किसी दूसरे सर्फेस के ऊपर रोलिंग कर रहा होता है, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग सर्फेसेस, तो हम इस मोशन के रेजिस्टेंस को क्या कहते
कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलती हैं। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट इज़ ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर देम, ये बहुत ज़्यादा आसान, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल कराना उसकी स्लाइड कराने से बहुत ज़्यादा आसान होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स, यह कारण होता है, इट इज़ कन्वीनियंट की सुविधाजनक होता है कि किसी भी सामान को हम रोलर्स की मदद से आसानी से खींच सकते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सैड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड, तो क्या आप ये सोच सकती हैं कि पहिए की खोज जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी खोज क्यों मानी जाती है मनुष्यों के लिए। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कैसा होता है, कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस most machines while rolling by the use of ball bearings, तो कई सारी मशीन्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शंस को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस किया गया था, कि वहाँ पर पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज़ किया जाता था, उसके स्थान पर बाद में रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ किया जाने लगा। किसके यूज़ के द्वारा, बॉल बेयरिंग्स के द्वारा। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स, कुछ बॉल बेयरिंग्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि जो सीलिंग फैंस और बिसाइकल्स होती हैं उनके हब्स और एक्सेल्स के बीच में उनको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शंस के बारे में। फ्लूइड, इस डायग्राम में आपको बॉल बेयरिंग्स भी दिखाई गई है जो कि फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। फ्लूइड फ्रिक्शंस, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, आपने देखा होगा कि जो हवा होती है वो हमेशा हल्की होती है और पतली होती है। दैट इज एक्सर्ट फ्रिक्शंस फोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट, तो ये क्या करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके चारों ओर या मूवमेंट करेगी तो उस पर ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स और फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, तो हमारे जो वाटर और अदर लिक्विड्स होती हैं वो भी कि उस ऑब्जेक्ट्स पर, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उस पर क्या कराती है, फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड, तो साइंस में हम जो कॉमन गैसेस होती हैं और लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। सो वी कैन से दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स, की जो फ्लूइड्स होती हैं वो फोर्स को क्या करती हैं, एक्सर्ट्स करती हैं, किसके, फ्रिक्शन के फोर्स को, ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं, इन मोशन थ्रू देम, जो भी उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, मोशन में कर रहा होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, तो फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर उसे हम ड्रैग बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इन फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में है तो उस पर वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, और वह फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ऑन इट स्पीड, उसकी स्पीड पर कि वो कितनी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की शेप पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, और वो फ्लूइड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ obvious that when objects move through fluids they have to overcome friction acting on them, यह स्पष्ट है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड पर मूव करती है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है। इट इज़ प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, इसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को क्या करती हैं, लॉस करती हैं। इफोर्ट्स आर देयर फोर्स मेड ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन, तो इसके लिए भी हमको इसे फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को कम लॉस करें। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, सो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत एक स्पेशल शेप देते हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स, तो आपको क्या लगता है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको इन स्पेशल शेप्स के बारे में हिंट कहाँ से मिलती है, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, वास्तव में उन्हें यह प्रकृति से ही मिलती है। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम, बर्ड्स एंड फ्लूइड्स, फिशेस जो होती हैं वो किसी भी फ्लूइड में मूव कर सकती हैं पूरे समय। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप, क्योंकि उनकी बॉडी कुछ इसी शेप की बनी हुई होती है, विच वुड मेक देम लॉस एनर्जी, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को बहुत कम लॉस कर पाती हैं इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, अगर उन पर फ्रिक्शन लगता है तो। यू राइट अबाउट द शेप इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में इन शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। लुक केयरफुली ऑल द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, आप एरोप्लेन की शेप को केयरफुली देख सकते हैं। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन दिस शेप एंड दैट ऑफ द बर्ड, क्या आप चिड़िया, ये जो डायग्राम में दिखाया गया है इस डायग्राम और डायग्राम में एरोप्लेन और बर्ड के बीच में कुछ सिमिलरिटीज देख सकते हैं, and that of a bird. In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. So हम सभी व्हीकल्स को कुछ इसी तरीके से डिजाइनेट करते हैं, कुछ इसी तरीके की शेप देते हैं जिसकी वजह से उनमें जो फ्रिक्शन है वो हमारा क्या हो सके, रिड्यूस हो सके।
तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने कॉपी में कर लेना और चैप्टर को पढ़ते चलिए साथ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।